अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि हुकूमत ने साफ़ियों के ऊपर नज़र शफ़क़त की है, नज़र मोहब्बत की है और साफ़ियों के हवाले से 1 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस अ, यानी 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं साफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। यानी जो साफ़ी बीमार होगा, उसे कोई मसला होगा, उसे उस 1 अरब रुपए में से उसका इलाज होगा। ये बात ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे साफ़ियों ने नारे मारे, बहुत सारी पोस्टें हुई, तस्वीरें, पोस्टर्स, ये वो आगे-पीछे बड़ा रौला डाला गया। इज़हार तशक्कुर मरियम औरंगज़ेब साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और हुकूमत का इज़हार तशक्कुर के लिए बाकायदा से महफ़िलें कायम हुई। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर साफ़ियों का कत्ल कर दिया गया है। साफ़त कत्ल हो गई है और साफ़ियों का गला घोंट दिया गया है। उनके साफ़ियों की ज़ुबान खींच ली गई है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, एक पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफ़ी को केन्या के अंदर मार दिया गया। दूसरे साफ़ी जिसकी मैसिव व्यूअरशिप थी, वो इस वक़्त गायब है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये दोनों काम इसी हुकूमत में हुए हैं। जो हुकूमत इस वक़्त साफ़ियों को 1 अरब रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि तुम नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा तो तुम जाकर ठीक करवा देना खुद को या अपना ट्रीटमेंट जाकर करवा देना। दूसरी जानिब आप देखें तो औरिया मकबूल जान साहब मुल्क छोड़ गए हैं। अयाज अमीर साहब का गला फाड़ा गया, जमील फारूकी साहब को घसीटा गया और इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा साफ़ी नहीं है, समी इब्राहिम साहब कितना अरसा गायब रहे, कि जहां पर जिन्हें बोलने की आज़ादी हो और जो आज़ादी सहाफ़त के बड़े-बड़े चैंपियंस थे और बड़े-बड़े साफ़ी जिनकी हम डायरियां पकड़ कर चलते थे, जिनके साथ सेल्फीज़ लेना हमारे लिए बहुत बड़ा एक फ़ख्र का बाइस बनता है, जो अंग्रेज़ी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, उर्दू भी बड़ी अच्छी बोलते हैं और जिन्हें हम आइडियलाइज़ करते हैं, जिन्हें हम सलूट पेश करते हैं जहां पर भी वो नज़र आते हैं। तो आज़ादी सहाफ़त के बड़े-बड़े चैंपियन खामोश हो गए। उन्होंने अपनी ज़ुबानें सी ली, मुँह के ऊपर ज़िप लगा ली और जब भी उनके ऊपर बातचीत करते हैं तो कहते हैं ये यूट्यूबर है, ये मेरे खिलाफ बातचीत करता था, इसने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था। वो अच्छा, वो तो एक जमात की बातचीत करता है तो हम उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। तो बड़े-बड़े साफ़ी इस वक़्त देखा कि हमने गायब हो गए और एक ढकोसला ड्रामा किस्म के जो चैंपियंस थे आज़ादी सहाफ़त के, वो भी खुलकर सामने आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्राइम टेलीविज़न फुली कंट्रोल्ड है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है और बाकायदा से उसके ऊपर कैंपेन चलाई जाती हैं और वो हर 10 मिनट के बाद चलती हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि कौमी असेंबली में करारदाद ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश की है और वो करारदाद ये है कि 9 मई के खिलाफ 9 मई को जो कुछ भी हुआ है, वो जो करने वाले हैं उनके खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, यानी कि आर्मी की फौजी अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब ज़ाहिर है खुलकर सामने आ रहा है कि उस करारदाद में एक सियासी जमात, वो जमात, उसके मास्टरमाइंड, यानी खुलकर तहरीक इंसाफ को क्रैश करना है, तहरीक इंसाफ को फारिग करना है, यानी खुलकर इन्हें बिल्कुल इनकी जड़ें काट कर रख देनी है और तहरीक इंसाफ का वजूद ही खत्म करना है बुनियादी तौर पर। हमने देखा है कि जब ये मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो उस दौरान बड़ी तकारीर होती थी, बड़े इंसानी हुकूक के आलम बरदार, बड़े बड़े उसूली साफी सामने आते थे और वो आकर रौला डाल देते थे और वो बड़े खुलकर कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हालांकि एपीएस का वाकया जब भी याद आता है तो आंखें आज भी नम हो जाती हैं, जहां पर मासूम बच्चों की गर्दनें काटी गई थी, लेकिन उस वक्त इंसानियत बहरहाल इन्हें याद आती थी, लेकिन आज इनकी इंसानियत बहुत सारी साइड पर चली गई है। तीसरी खबर यह है कि अता तारड़ साहब को इमरान खान ने 10 अरब रुपए का नोटिस भेज दिया है अबूजर सलमान न्याजी साहब के तहत, कि तुमने जो इल्जामात लगाए इमरान खान के ऊपर, जो बलोचिस्तान के अंदर एक वकील का कत्ल हुआ था अब्दुल रज़ाक शर साहब का, अब्दुल रज़ाक शर का जो असल कातिल है वो घूम रहा है, लेकिन इल्जामात खान के ऊपर डाल दिए गए, मामलात सारे खान के ऊपर डाल दिए गए, उनकी फैमिली कुछ और कहती है, उनके बेटे कुछ और कहते हैं, मुकदमा कहीं और दर्ज करवा दिया गया है। तो अता तारड़ को 10 अरब रुपए का हर्जाना बहरहाल जारी करवा दिया गया है और पार्लियामेंट के अंदर रेज़ोल्यूशन भी हो गई और ये सारी चीज़ें बहरहाल हो गई हैं। अब जो इम्पोर्टेंट खबर है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो काफ़ी अरसे से खबरों में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाती। पाकिस्तान की अदालतें डिसफंक्शनल हैं, यानी अदालत किसी को रिहाई देती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत फैसला देती है, उस फैसले को माना नहीं जाता। जजेस की ऑडियोज लीक की जाती हैं, उनकी फैमिलीज की, और कहा जाता है कि ये दामाद जज है, ये बहनोई जज है, ये फलाना जज है, ये फलाना जज है, इसकी बीवी ये बात कर रही थी, इसकी बीवी बाहर निकल गई, उसने ये कपड़े पहने हुए थे, जज का बेटा ये कर गया। यानी अजीब और गरीब किस्म का ढकोसला ड्रामा इस मुआशरे में शुरू कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बंदर किला भी खिला गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जजेस को लथेड़ा गया, जजेस की तस्वीर पार्लियामेंट के अंदर ले जाई गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन जजेस की तस्वीर लगाकर उनका नाम मुखातिब करके उनकी तस्दीक की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। यानी इलेक्शंस करवाने थे 90 दिनों के अंदर, एक प्लान रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, वो अगर मैं और आप भी रीडिंग करें तो हमें भी समझ आ जाता है, जिसके बारे में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू ने कहा था कि ये 5 मिनट का फैसला है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आए बाएं शाएं, इसे सुने, उसे नोटिस, इसे नोटिस, आज फैसला देंगे, कल महफूज करेंगे, ये सब कुछ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है। मार्कंडे काटजू का ये कहना था कि 5 मिनट का फैसला था, अगर 5 मिनट में फैसला करके इलेक्शंस ना होते तो सबको तौहीन अदालत का नोटिस और सबको फारिग करें, ये होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भी बैठें, आप भी बैठें, बैठकर इलेक्शंस के ऊपर बातचीत करें, आप मामलात को तय करें, आपके ऊपर मुझे बड़ा यकीन है, आप बहुत ज़ीरक हैं, आप बैठकर फैसला करें। और हमने ये देखा कि एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई। तो 2-3 सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले हैं, बड़े हैं या नहीं हैं, बहरहाल फैसले तो हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 14 मई के इंतखाबात थे, उनके हवाले से जो रिव्यू पटिशन थी,
اس کے اوپر لارجر بینچ، حکومت نے لارجر بینچ بنانے کی درخواست کی تھی، استدعا کی تھی کہ 3 رکنی بینچ نہیں ہونا چاہیے، لارجر بینچ ہونا چاہیے. تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے انہیں اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ ہی سنے گا، اور عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ہی سنے گا. تو یہ بڑی کھل کر ان کا ایک انہوں نے جو مسترد کی ہے، جو حکومت کی پلی تھی، درخواست تھی، اور یہ حکومت کے لیے ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں دھچکا بھی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دوران بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ سسٹم پینک کر رہا ہے تو اس وجہ سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی اس وقت ان کی بھی ایگزیکیوشن ٹھیک سے نہیں ہو سکتی. یعنی کہ حکومت نے فوری طور پر کچھ ایسی ترامیم کی قوانین بنائے کہ جب بھی سپریم کورٹ کے اندر ریویو پٹیشن جائے گی تو وہ 3 رکنی بینچ نہیں سنے گا، یعنی وہی بینچ نہیں سنے گا جس نے فیصلہ دیا ہوا تھا، بلکہ ایک لارجر بینچ سنے گا، یعنی باقی ججز کو بھی اس کے اندر شامل کریں. تو یہ بات ٹھیک ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جن ججز نے سنا ہو شاید کوئی نقطہ مزید اس کی تشریح کی ضرورت ہو، شاید مزید بات چیت کی ضرورت ہو، لہٰذا لارجر بینچ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت چونکہ سیاسی مفادات ہیں اس لیے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس لیے ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. دوسری جو بحث کی جا رہی تھی کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-4 کا فیصلہ ہے، اور یہ 5 رکنی بنچ کا فیصلہ نہیں ہے، 7 رکنی بنچ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر 43 صفحات کا فیصلہ جسٹس منیب اختر صاحب کا جاری ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 4-3 کی بحث بالکل غلط ہے، یہ 4-3 کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا. یعنی کہ جو الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، 9 رکنی بینچ سے وہ بات چیت شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد کچھ ججز نے اختلافی نوٹ لکھے، کچھ ججز بینچ چھوڑ کر چلے گئے، اور بعد میں حکومت نے بحث شروع کر دی کہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. حالانکہ 5 رکنی بینچ نے وہ ساری سماعت کی تھی، اور اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیلز اور ساری چیزیں منظر عام پر آئی تھی. لیکن بہرحال حکومت کا یہ سٹانس تھا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، اور 4-3 کے فیصلے کے اوپر بڑی بحث ہوتی تھی، تو آج اسے بھی عدالت نے دفن کر دیا ہے. عدالت سپریم کورٹ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن کروا نہیں پاتی، لہٰذا عدالت آگے کوئی ریلیف دے گی یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. کدھر معاملات جائیں گے یہ اگین کوشچن مارک ہے. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کے لیے مزید مشکل ڈیز آنے والے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.